श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। हीमोफीलिया क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं और ये बीमारी क्या सच में इतनी बड़ी है कि दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है। ये सब कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर दीपा रानी हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी IMS BHU में। दीपा जी नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार अशोक जी, मैं डॉक्टर दीपा रानी हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी IMS BHU वाराणसी में। और श्रोताओं आप सबको भी नमस्कार। दीपा जी, हीमोफीलिया की जब हम बात करते हैं तो जो सामान्य बीमारियां होती हैं उससे कुछ अलग हट करके ये नाम लगता है। तो सामान्यतः कोई भी जो श्रोता है हमारे या कोई भी एक सामान्य व्यक्ति हीमोफीलिया की पहचान नहीं कर पाता कि हीमोफीलिया जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ये क्या है, किस तरह की बीमारी है। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति वो हीमोफीलिया को कैसे समझ सकता है? जी, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोगों को इसके बारे में बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि ये सुनने में वर्ड एक छोटा सा है हीमोफीलिया, लेकिन बहुत ही गंभीर बीमारी है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, मतलब जेनेटिकली ट्रांसमिटेड है। तो इसमें क्या होता है कि जो अफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं इसको ट्रांसमिट करते हैं अपने आने वाले बच्चों में। और एक बड़ी ही मतलब जितनी भी आनुवांशिक बीमारियां उसमें ये एक खास है हीमोफीलिया, क्योंकि इसकी जो कैरियर होती है वो फीमेल्स होती हैं। तो माताएं ही अपने बच्चों में ट्रांसमिट करती हैं, मेल्स में कैरियर नहीं होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि अगर जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, आई थिंक अब सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में, तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं। तो अगर वो जीन म्यूटेटेड प्रेजेंट हैं फीमेल्स में, वो ट्रांसमिट हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, तो नेक्स्ट जनरेशन को हीमोफीलिया होगी। ये तो बात हो गई अनुवांशिक बीमारी की। बट हीमोफीलिया एक्चुअल में क्या है? एक्चुअली हीमोफीलिया एक रक्तस्राव से संबंधित बीमारी है। रक्तस्राव से संबंधित ऐसी बीमारी है जिसमें कि खून का थक्का जो है वो नहीं जमता है। तो हमारी जो बॉडी में जो नेचुरल प्रोसेस है, जो प्राकृतिक रूप से हम लोगों को मिला है, कुछ भी इंजरी होती है तो तुरंत वहां ब्लड क्लॉट जम जाता है। आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वो इंटरनल ब्लीडिंग हो या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो। इसके लिए दो फैक्टर्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो हमारा होता है प्लेटलेट और दूसरा होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स। इनके साथ अन्य फैक्टर्स भी होते हैं जो सब मिल करके ये खून का थक्का जमाते हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या है कि प्लेटलेट तो हमारे पास हैं, अब इन क्लॉटिंग फैक्टर्स में हमारे कुछ जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनकी डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई है, और जिसकी वजह से वो खून का जो है थक्का नहीं जम पा रहा है। तो बेसिकली हीमोफीलिया यही बीमारी है कि खून का थक्का नहीं जमता है, रक्तस्राव होता रहेगा, ब्लीडिंग होती रहेगी, वो जमेगा नहीं। अब हम इस पे आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आनुवांशिक बीमारी है, तो हमारे जितने भी बॉडी में प्रोटीन्स हो, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है, ये प्रोटीन है, इन सब के लिए ना जीन्स होते हैं जो कि कोड करते हैं, कोडिंग करते हैं और इनसे प्रोटीन्स बनते हैं। तो इनपे अगर म्यूटेशन हो जाए तो पर्टिकुलर जो फैक्टर्स है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो बनेंगे ही नहीं। जैसे हीमोफीलिया से अगर हम संबंधित बात करें तो हमारे बॉडी में 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11, ये भी अलग अलग होता है। मैं आपको आगे इसकी जानकारी दूंगी। तो ये सारी डेफिशिएंट हो जाएंगे। तो डिफिशिएंट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट को क्या होगा कि उसका अगर हल्की भी चोट लगी या उसका इंटरनल ब्लीडिंग भी उसको आसानी से हो सकती है। तो होता क्या है हीमोफीलिया के केस में कि जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है, मान लीजिए कि ये मेल चाइल्ड हुआ, एक मतलब मेल बॉय हुआ, और उसको क्या होता है कि जब तक वो छोटा रहता है तब तक तो कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा। हाँ, 6-7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद वो जब घुटनों के बल चलना शुरू करेगा, जब वो थोड़ा खेलना कूदना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली उसको चोट लगे, चलने की कोशिश करेगा, खड़ा होगा तो उसको चोट लगेगी। तो क्या होता है, जैसे नॉर्मल बच्चों में चोट लगती है, हल्का सा उसमें स्वेलिंग आई जो तुरंत डिसॉल्व हो जाती है। हीमोफीलिया के केस में होगा वो स्वेलिंग बड़ी हो जाएगी, वो गर्म रहेगी छूने पर, और उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हुई रहेगी। इसी तरह से जोड़ों में, मसल्स में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है। और ये भी जो सिवियरिटी है वो डिपेंड करती है कि उसमें कितना ज्यादा फैक्टर डिफिशिएंट है। अगर फैक्टर ठीक ठाक मतलब 50% चल रहा है तब तो इतनी गंभीर समस्या आने नहीं वाली है, लेकिन अगर 1% से कम हो
गया, तब तो बहुत ज्यादा सीवियर समस्याएं आ सकती हैं। तो हीमोफिलिक पेशेंट जो होता है उसमें मान लीजिए जैसे आपने एक बच्चे का उदाहरण दिया कि अगर उसे खेलते कूदते समय कोई चोट लग गई या कोई और वयस्क व्यक्ति है जो हीमोफिलिक है और उसके साथ कोई ऐसी कंडीशन होती है, कहीं कोई दुर्घटना में उसे चोट लग जाती है, तो जो रक्तस्राव की स्थिति है वो कितनी बद से बदतर हो सकती है और वो जो स्थिति है वो उसके लिए क्या जानलेवा भी हो सकती है? बिल्कुल 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 जानलेवा हो सकती है अगर आपके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर हमें ये पता चल जाता है बचपन से ही बच्चे में या थोड़े बड़े होने के बाद कि हाँ इसे अगर चोट लग रही है तो ये आम बच्चों से ज्यादा ब्लीड, क्योंकि नॉर्मली देखिए तो दबा दें या प्रेशर दे दें तो क्लॉट बन जाएगा, रुक जाएगा ब्लीडिंग और वो फिर धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया में ऐसा नहीं होता, ब्लीडिंग होती रहती है, तो तुरंत उसको चिकित्सक के पास जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, आप चिकित्सक के पास जाएं, उससे जो हम लोग ग्लोबल कोगुलेशन टेस्ट जिसको कहते हैं पीटीए पीटीटी ये सारी चीजें कराएं, ऑब्वियसली वो बढ़ी हुई आएंगी। उसके बाद हमें फैक्टर एनालिसिस करनी चाहिए और इन सब से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर परिवार में किसी को जैसे मदर के फैमिली में उसके मामा को उसके आगे के भाइयों को कहीं पे ये समस्या रही है तो उसके बच्चों में होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो बहुत सतर्क रहना चाहिए और उनको खुद से इनको मतलब पेशेंट को जो भी बच्चा है और जो भी वयस्क व्यक्ति भी है तो तुरंत पहले डॉक्टर से संपर्क करें। देखिए हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है ना जिसका कोई इलाज संभव नहीं है, बट वो आजीवन रहती है। लेकिन एक हीमोफिलिक पेशेंट भी एक आम जीवन जी सकता है अगर वो बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं उनको ले, प्लस वो समय समय पर अपने जो फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो कराता रहे, तो एक सामान्य जीवन भी जी सकता है। अच्छा, इससे आपने बताया कि महिलाएं जो हैं वो मूलतः कैरियर होती हैं जी, उनके माध्यम से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये डिजीज ट्रांसफर होती है। तो हमारे पास कोई ऐसा जांच का तरीका है कि अगर आपने बताया है कि किसी महिला की फैमिली हिस्ट्री में या बच्चे के मैटरनल साइड में ऐसा कोई हमारी जानकारी में केस रहा है कि भाई परिवार के किसी सदस्य को कभी हीमोफीलिया डिटेक्ट हुआ या ऐसी किसी परिस्थिति से वो फैमिली का कोई भी मेंबर गुजरा, तो हमारे पास ऐसे कोई टेस्ट, ऐसे कोई तरीके उपलब्ध हैं कि हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जांच करके ये पता कर सकें कि वो जो बच्चा है या उस चेन में आने वाली जो और संतानें हैं कहीं वो हीमोफिलिक तो नहीं है? हाँ, नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आज के एरा में, आज के युग में तो हर एक को ये जानना ही चाहिए, भले ही वो किसी भी शहर में रहता हो या गांव में रहता हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे पास अब जेनेटिक टेस्ट उपलब्ध हैं, है ना, होल जीनोम सीक्वेंसिंग होती है और इस तरह से हम देख लेते हैं कि जैसे अभी हम लोग जो पढ़ाई करते हैं कि F8, F9 जीन, तो ये आम लोगों के लिए सरल बात नहीं है, मतलब उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है ये जानना कि हमारे जो क्रोमोसोम है उसमें एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इस जीन का म्यूटेशन हो गया, इस वजह से ये बीमारी हो रही है। लेकिन जो चिकित्सक हैं ऑब्वियसली वो इसकी जांच कर सकते हैं। अगर फीमेल्स हैं तो वो अपनी जेनेटिक स्टडीज करा सकती हैं। हालांकि ऐसा अभी कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि सारी फीमेल्स कैसे, क्योंकि बड़ी महंगी जांचें होती हैं। तो अगर हिस्ट्री है तो हाँ ऑब्वियसली इसको कराना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि हाँ आने वाली जनरेशन में ये ट्रांसमिट अगर होगा तो पहले से ही इसके लिए प्रिकॉशंस लिए जाएं। दीपा जी, आपने बताया कि बीमारी आनुवंशिक है, क्या इसके अतिरिक्त भी और कोई कारण है या ऐसा कोई और कारण हो सकता है कि ये बीमारी किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने की संभावना हो? देखिए, अगर ये आनुवंशिक तरीके से नहीं जा रहा है तब ट्रांसमिट होने के चांसेस तो नहीं है। हाँ, अक्वायर्ड हीमोफीलिया एक कंडीशन होता है। अक्वायर्ड मतलब कि ये हमें विरासत में नहीं मिला है, ये बस हमें हो गया। तो अभी ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत सारी, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो हमारे अपने ही जो प्रोटीन्स है उनको अपना नहीं मानता और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देता है। तो जैसे इन फैक्टर्स के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज बन जाए तो ये फैक्टर अपना काम करना बंद कर देंगे, तो अब ये चीज हो सकती है कि ये एक्वायर्ड हीमोफीलिया। लेकिन ये एक्वायर्ड वाला ट्रांसमिट नहीं होगा, लेकिन जेनेटिक वाला जरूर ट्रांसमिट होगा। सामान्यतः जो इसके लक्षण है वो बचपन में ही हमें पता चल जाते हैं या एक उम्र तक इंतजार करना पड़ता है किसी व्यक्ति को? डिपेंड करता है। देखिए, हीमोफीलिया ना 3 तरीके का होता है। हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी होता है। तो एक सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है CDC, तो जिसके हिसाब से हम अगर देखें तो ये एक रेयर डिजीज भी है। तो हीमोफीलिया जो है वो ए वाला, उसके चांसेस 1 लाख में 8 लोगों को, 10 लोगों को होने के चांसेस होते हैं। और बी वाले को हम क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं, जिसमें कि फैक्टर 9 डिफिशिएंट होता है और ये
थोड़ा कम होता है, इसकी इंटेंसिटी और ये थोड़ी कम होती है, मतलब ये 1 लाख में 3 को होने के चांसेस होते हैं, और 11 जो सी है वो और भी ज्यादा रेयर होता है। आपका जो सवाल था उसमें है कि मतलब अगर हम देखें तो सबसे पहले फैक्टर 8 करवाएंगे किसी पेशेंट का, अगर आया हमारे पास, तो देखेंगे कि उसका लेवल कितना है। अगर उसका जो फैक्टर 8 है 50% है, उससे कम पे जा रहा है, तब तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे कम पे जाएगा, 1% से कम होता है वो सीवियर हीमोफीलिक हो जाता है। इसी हिसाब से इनको बांटते भी है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर का लेवल कितना है हमारे पास। तो उस तरह से हम बांटते हैं। अगर 1% से कम है तब तो एकदम छोटे से ही वो लक्षण आपको दिखने लगेंगे, और बहुत ही छोटे एज में ही उसको फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो हमने इसके लक्षणों की बात कर ली, हमने कारणों की बात कर ली। अभी हम बचाव के उपाय पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति में ये जो लक्षण आपने बताए हैं, इस तरह के लक्षण आते हैं, और उसको ये कंफर्म है कि वो व्यक्ति या वो बच्चा हीमोफिलिक है, तो उससे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं? हाँ, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक अगर पता है कि हाँ पेशेंट इज हीमोफिलिक, उसको हीमोफीलिया बीमारी से वो सफर कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए। वो बाइक चला रहा है, वो कार चला रहा है, या वो कहीं ट्रैवल कर रहा है, इवन वो वॉक भी कर रहा है, तो उसको ये चीज होनी चाहिए उसके पास कि उसके पास कोई कार्ड हो, जो हीमोफीलिया सोसाइटी के लोग देते हैं ये कार्ड, या फिर वो अपने बैंड कुछ हाथ में बांध सकते हैं, गले में कुछ माला लगा सकते हैं कि आई एम हीमोफिलिक। तो उससे क्या होगा कि इनकेस उनको कुछ भी दुर्घटना होती है तो तुरंत उनको उसी प्रकार से उपचार मिलेगा। क्योंकि अगर आप हीमोफिलिक को मान लीजिए ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया और सिर्फ आप उसको ब्लड चढ़ा रहे हैं, तो उससे तो कोई फायदा मिलेगा नहीं, वो फिर से लॉस होता रहेगा। क्लॉट बनेगा नहीं, पता करना थोड़ा समय लेगा, वो जानने में कि व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ में हम क्लॉटिंग फैक्टर्स देंगे, उसको पता है हमें कि डिफिशिएंट है भाई, इसको तो देना ही है हमें। और आजकल तो बहुत ही अच्छा है कि वे जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस पे वर्क बहुत ज्यादा कर रही हैं, जिसमें कि हम लोग एक्सटेंडेड हाफ लाइफ वाले जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो सब दिए जाते हैं, ताकि बार बार पेशेंट को इनको इन्फ्यूज ना करना पड़े, क्लॉटिंग फैक्टर देने की जरूरत ना पड़े। एक्सपेंसिव भी होते हैं, महंगे भी होते हैं। तो हीमोफीलिया सोसाइटी या फिर जो हमारे हीमोफीलिया के केंद्र होते हैं उनमें ये उपलब्ध भी होते हैं, तो ऐसे मरीजों को वहां से ये प्राप्त हो सकते हैं। दीपा जी, आंकड़ों की अगर बात करें तो देश भर में हीमोफीलिया को लेकर के क्या स्थिति है, और खास करके हम बनारस में बैठ करके इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो बनारस या आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां से जो मरीज आते हैं उनमें आप किस तरह इस बीमारी को देखती हैं कि ये बीमारी हमारे इस क्षेत्र में और हमारे देश में कितनी व्यापक है? देखिए, है तो ये रेयर डिजीज, ये कमी, जैसे कि अभी हमने आपको सीडीसी के आंकड़े बताए, तो है तो ये रेयर डिजीज। लेकिन जैसे हमारा जो पैथोलॉजी विभाग है, इसके अंदर हमारे पेशेंट्स आते हैं हीमोफीलिया के, मतलब वीकली और मंथली पेशेंट आ जाते हैं। लेकिन हालांकि पहले तो हमारे विभाग में इसकी जांचें होती थी, तो हम लोग काफी मरीजों से इंटरेक्ट हो पाते थे। अभी हीमोफीलिया केंद्र भी बना हुआ है बीएचयू में, जिसके के अंदर ये सारे मरीज आते हैं। तो बेहतर जानकारी हीमोफीलिया केंद्र के लोग ही बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या परसेंटेज है पेशेंट्स का। लेकिन ये है कि फिर भी हमारे यहाँ मरीज आते हैं हमारे जो लैब्स में, तो उससे हम बता सकते हैं कि हाँ ये डिजीज एग्जिस्ट कर रही है वाराणसी में, और हाँ लोग आ रहे हैं उसको लेकर, जागरूक भी हैं। शुरू में हमने चर्चा की, आपने बताया कि ये बीमारी अभी फिलहाल लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो क्या हीमोफिलिक व्यक्ति जो है वो एक सामान्य जीवन शैली में रह सकता है, सामान्य रूप से अपना जीवन यापन कर सकता है? हमारे पास कुछ ऐसा इलाज, कोई ऐसी दवाइयां, कोई ऐसी पद्धति उपलब्ध है जिसके माध्यम से हम इस बीमारी को नियंत्रित रख सकें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उपयोगी जानकारी ये होगी, क्योंकि एक हीमोफिलिक पेशेंट को अगर ट्रीट करना है तो आपके पास एक पूरा नहीं होता, एक समुदाय होना चाहिए, जिसमें कि नर्स भी होंगी, जिसमें डॉक्टर्स भी होंगे, जिसमें सोशल वर्कर्स भी होंगे, और जिसके के अंदर फिजियोथेरापिस्ट भी होंगे। क्योंकि हीमोफीलिया, एक चीज मैंने आपको लक्षण में नहीं बताई कि ये जो हीमोफीलिया की बीमारी होती है उसमें जोड़ों में और मसल्स में भी ब्लीडिंग होती है, जिससे कि ये खराब हो सकते हैं, और जोड़ और मसल्स जो है बहुत वीक भी हो जाते हैं, लोगों को चलने फिरने में भी आगे चलकर दिक्कत होने लगती है। तो फिजियोथेरापी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजीवन मतलब जो उनका एक सामान्य जीवन यापन हीमोफिलिक पेशेंट के लिए अगर करना है, तो एक
समुदाय चाहिए जो कि इसका केयर करे। दूसरा है कि पेशेंट खुद क्या क्या कर सकता है। अगर पेशेंट को पता है कि मैं हीमोफिलिक हूं, तो एक तो वो जो भारी एक्सरसाइजेस हो उससे उसको बचना चाहिए। योग कर सकता है, वॉक कर सकता है, हल्के व्यायाम कर सकता है। ये नहीं कि बहुत भारी सामान हम उठाकर जा रहे हैं। नुकीली चीजें या वैसे एरियाज जहां पे पहाड़ हैं, कांटे लगे हों, उन सब एरिया में जाने से बच सकता है। फिर खान पान पे विशेष ध्यान दे सकता है, जैसे हरी पत्तेदार साग सब्जियां, बीन्स और ये सारी चीजें अपने उसमें इंक्लूड कर सकता है। प्लस वो म्यूजिक और ये सब। और एक तो ये नहीं सोचना है कि मैं हीमोफिलिक हो गया बस अब तो हमारा सब कुछ खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हैं। बस यही है कि आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है कि ब्लीडिंग ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस सर्जरी के लिए जा रहा है या तो इन सब चीजों में उसको ज्यादा प्रिकॉशन लेना है और उसको तुरंत अपने डॉक्टर, ट्रीटिंग फिजिशियन को या ट्रीटिंग सर्जन को तुरंत बताना है कि सर हम हीमोफिलिक हैं, तो हमारा भाई उपचार उसी हिसाब से किया जाए। और इनकेस उसको कोई भी सामान्य भी चोट लगती है तो भी उसको जाकर के एक बार चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। और फिजियोथेरापिस्ट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, फिजियो का बहुत बड़ा रोल है। उससे जो एक्सरसाइजेज होती हैं उससे जोड़ वगैरह हमारे बहुत ही सामान्य ढंग से रहते हैं। तो इस तरह से एक हीमोफिलिक पेशेंट भी एक बहुत ही सामान्य जिंदगी जी सकता है। क्योंकि आपने बताया कि ये बीमारी जो है ये थोड़ी रेयर है, तो ऐसी स्थिति में इसके बारे में जागरूकता की जो स्थिति है या जागरूकता का जो स्तर है वो भी समाज में बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं जो इस बीमारी को जानते हैं या इसके सिम्टम्स को जानते हैं। तो आज चूंकि हम विश्व हीमोफीलिया दिवस के अवसर पर बात कर रहे हैं, तो हमारे जो भी श्रोता हैं इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल फोन या रेडियो सेट के माध्यम से हमारी आपकी इस बातचीत को सुन रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं इस बीमारी को लेकर के, इसकी जागरूकता को लेकर के? मैं श्रोताओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर किसी भी पेशेंट को हीमोफीलिया है तो सबसे पहले उसको ये नहीं सोचना है कि मतलब मैं इस डिजीज से सफर कर रहा हूँ, मैं इसके साथ जी रहा हूँ। सबसे पहले तो जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके साथ जी रहा हूँ और मैं एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता हूँ, और इसके लिए मुझे बस बचाव क्या क्या करने हैं उस पर ही ध्यान देना है और अपने डॉक्टर से हमेशा संपर्क बनाए रखना है। अपने फैक्टर लेवल्स को जानना है स्वयं भी कि क्या मैं सिवियरिटी के ग्रेड में तो नहीं जा रहा और मुझे कितना फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। और जो नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं और सरकार द्वारा भी चलाए जा रहे जो कार्यक्रम है उनमें जरूर शामिल हो जाना है, ताकि उसका जो पॉकेट भी बचा रहे, उसके खर्चे भी कम हो और उसके साथ वो आराम से रह सके। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर मैरिजेस होती हैं और फैमिली में हिस्ट्री है तो थोड़ा कॉशियस रहना है उस टाइम पे, और उस टाइम पे विशेष ध्यान देना है कि इसको हम आगे के जनरेशन में ना जाने दें। निश्चित तौर पर दीपा जी, आप समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आई, हमारे श्रोताओं को हीमोफीलिया से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके अभाव में कई बार वो काफी परेशान होते हैं, इस बारे में आपने उनको जागरूक किया, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत